Hello students, I'm your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the topic of sexual reproduction in the flowering plants. So let's start the topic. So first यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है स्क्रीन पे, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन इज कॉल्ड. स्टेमन बेसिकली आप लोगों के पास है मेल part which is in the flowering plant. Clear? So it actually form the male gamete and it is representing the female sexual organ in case of the flowering plants. तो टर्मिनल स्ट्रक्चर आपने बताना है स्टेमन के केस में. तो बेटा टर्मिनल स्ट्रक्चर में अगर देखो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये स्टेमन का फर्स्ट पार्ट होता है. दिस पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट. इस पार्ट को क्या बोला जाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड द फिलामेंट. क्लियर? फिलामेंट के टर्मिनल एंड पे आपको ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है विच इज बेसिकली बाइलोब्ड. जो बाइलोब्ड है हमारे पास एंड दिस पार्ट इज नोन एज द एंथर. सो इट इज अ बाइलोब्ड एंथर विच कंटेन द पोलन ग्रेन. तो टर्मिनल स्ट्रक्चर आपने स्टेमन का बताना है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्टेमन विच इज द मेल पार्ट इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. तो फर्स्ट आपके पास आता है पोलन, दैट इज नॉट करेक्ट. बी आपके पास आता है फिलामेंट जो टर्मिनल पार्ट नहीं है. सी आपके पास है एंथर, नाउ दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टेमन. क्लियर? और डी बेटा ऑल ऑफ दीज हम कर नहीं सकते. तो फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है द मेल गैमीटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस. मेल गैमीटोफाइट जो एंजियोस्पर्म में है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो मेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म में दो तरह के सेल बनाते हैं पोलन के अंदर. एक बनता है जनरेटिव सेल और एक बनता है वेजिटेटिव सेल. तो एक हमारे पास है जनरेटिव सेल और एक बनता है वेजिटेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इज लार्जर इन साइज, जनरेटिव सेल इज स्मॉलर इन साइज. और ये आगे जाके बनाता है दो मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स और यू कैन से द टू स्पर्म्स इन टर्म्स ऑफ मेल गैमीट अगर आप इसमें बोलो. तो देखो ए ऑप्शन में आपके पास लिखा है टू स्पर्म्स एंड अ वेजिटेटिव सेल जो कि बेटा बिल्कुल क्लियर है. बी में लिखा है सिंगल स्पर्म यानी कि सिंगल मेल गैमीट एंड अ वेजिटेटिव सेल. सिंगल नहीं बनता है, दो मेल गैमीट्स बनते हैं. और सी ऑप्शन में है सिंगल स्पर्म के साथ दो वेजिटेटिव सेल जो अगेन आपके पास बेटा रॉन्ग स्टेटमेंट है. D3 स्पर्म इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन. तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना क्वेश्चन नंबर सेकंड में दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं. द लेंथ वाइज रनिंग ग्रूव ऑन द एंथर विच सेपरेट द थीका इज नोन एज व्हाट. एंथर के केस में अगर आप स्ट्रक्चर में देखो तो जैसे सपोज हम ये एंथर बनाते हैं तो इसके ऊपर से लेके नीचे तक लॉन्गिट्यूडनल फैशन में आपको ये लाइन बेटा रन करती हुई नजर आएगी विच इज बेसिकली नोन एज द ग्रूव. अगर आप बाहर से देखो तो इस लाइन को बेसिकली यहाँ पर नाम दिया जाता है लाइन ऑफ डिहीसेंस. तो जब हम इसका सेक्शनल व्यू कट करते हैं ना तो दिस ग्रूव इज एक्चुअली नोन एज द लाइन ऑफ डिहीसेंस. क्योंकि जब एंथर ने बर्स्ट करना है और पोलन ग्रेन रिलीज करने हैं तो इसी लाइन के लेंथ के अकॉर्डिंग वहां पे वो टूटता है और पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज करता है बाहर. तो रप्चर लाइन आप इसको नहीं बोलते हो, इट इज अ लाइन ऑफ डिहीसेंस which actually show the rupturing of the anther after its maturity, after the formation of the pollen. suture of anther नहीं बोला जाता. डी ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट बनता है. तो थर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज अ लाइन ऑफ डिहीसेंस. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है बेटा नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंजियोस्पर्मिक एंथर. एंजियोस्पर्मिक एंथर के केस में आपने नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया बताने हैं. Microsporangia are basically the structure which contain the microspore and that are commonly called pollens which represent the male gamete in future. तो अगर आप एंजियोस्पर्मिक एंथर की यहाँ पर बात करो तो उसमें अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पर बेटा ये बनते हैं चार ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है? और इसमें एक हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर, एक है यहाँ, सेकेंड यहाँ और फोर्थ यहाँ. तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं ना बाइलोब्ड बोलते हैं, तो दोनों लोब फर्दर डिवाइडेड होती हैं जिसमें आपको हर लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया मिलते हैं. तो इन टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया अगर आप एंथर के केस में देखो तो इट विल बी इक्वल टू 4. तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा हमारे पास दैट विल बी द डी ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट बेटा आपके पास करेक्ट है, और नीट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, सो इंपॉर्टेंट है। देखो, हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन इज कॉल्ड इंटाइन। अब ये स्टेटमेंट गलत है, हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन बोला जाता है, इट इज नॉट इंटाइन। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो हैप्लॉइड है हमारे पास। अब स्पोरोजिनस टिश्यू बेटा हैप्लॉइड नहीं होता है, उसका नेचर बेसिकली हमारे पास होता है डिप्लॉइड, ठीक है। एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, एंडोथीशियम बोलते हैं माइक्रोस्पोर बनाती है, जो अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट डू नॉट प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर। डी है, टेपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, टेपेटम जो है वो नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो हमारे पास बना डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कौन सी डिवीजन से बेटा हमारे पास बनते हैं। टेट्राड में जैसे सपोज करो ये हमारे पास बना 1 2 एंड दिस इज 3 एंड 4, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द टेट्राड अरेंजमेंट, जो पोलन ग्रेन का में नजर आता है। तो ये कौन सी डिवीजन से हमारे पास बनते हैं, दिस इज ड्यू टू द मेयोटिक डिवीजन, मेयोटिक मीन्स मेयोसिस डिवीजन। तो 6th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी, क्योंकि ऑब्वियसली हैप्लॉइड बनते हैं तो मेयोसिस तो होगा ही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, डेहिसेंस ऑफ द एंथर इन द मीजोफाइट इज कॉज्ड बाय। मीजोफाइट के केस में जो एंथर का डेहिसेंस होता है, मतलब जब एंथर बर्स्ट होता है जिसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, इट इज बेसिकली ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द एंथर। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी होगी, तो इट विल बिकम द कवरिंग विल बिकम हार्ड, कवरिंग में एक तरीके से वो आ जाते हैं ना, क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो टूट जाता है, टूटेगा तो ऑब्वियसली इट विल रिलीज द पोलन ग्रेन। तो 7th नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। हाइड्रेशन से कभी भी डेहिसेंस नहीं होगा, मैकेनिकल इंजुरी से नहीं होगा, इट इज ड्यू टू द डिहाइड्रेशन ऑफ द एंथर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है बेटा, द स्पोरोपोलिनिन इज नॉन डिग्रेडेबल बिकॉज। स्पोरोपोलिनिन हमें मिलता है इन द कवरिंग्स ऑफ द पोलन ग्रेन, जिस वजह से पोलन ग्रेन कैन सस्टेन अ वेरी लॉन्ग टाइम और ख़राब भी नहीं होते हैं, एज अ फॉसिल्स भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो स्पोरोपोलिनिन नॉन डिग्रेडेबल है बिकॉज इट कैन विदस्टैंड द स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज रेजिस्टेंट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्लियर। इट नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन, और डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। एसिड के साथ भी इसका रिएक्शन अगर आप देखो तो नहीं देखने को मिलता है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर, it cannot be digested by the enzyme. That is why pollen grain can remain for a very longer time due to a very protective covering which is called sporopollenin. तो 8 में जो आंसर आप लोगों के पास बनता है दैट विल बी द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है बेटा, इंटाइन। इंटाइन इज ऑब्वियसली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, एंड दिस इंटाइन इज नॉट वेरी मच हार्ड एज कंपेयर टू एक्साइन विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो ये हमारे पास बनता है सेल्यूलोज, क्लियर है, पैक्टिन क्लियर है। तो सी ऑप्शन में हमारे पास आते हैं बोथ ए एंड बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। तो सी में इंटाइन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द टू कंपाउंड, दैट इज द सेल्यूलोज एंड द पैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है बेटा, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म शेड देयर पोलन्स एट। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म हैं जब उनमें पोलन ग्रेन शेड किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, तो कौन सी स्टेज में किए जाते हैं, तो ज़्यादातर में बेटा 2 सेल स्टेज आपको देखने को मिलती है, और 40% में देयर कैन बी द 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में आपके पास वही होगा, 1 जनरेटिव, 1 यू हैव द वेजिटेटिव सेल। तो इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द 2 सेल स्टेज विच इंक्लूड द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल, और रिमेनिंग 40% में इट विल बी रिलीज्ड इन द 3 सेल स्टेज, जहां पर 2 मेल गैमीट हैं और एक आपका वेजिटेटिव सेल है। तो करेक्ट ऑप्शन जो बना क्वेश्चन नंबर 10 के लिए दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 आता है बेटा, पोलन टैबलेट्स। पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। मार्केट में जो पोलन टैबलेट्स आपके अवेलेबल हैं वो किस पर्पस के लिए आपको मिलती हैं, तो सबसे पहला हमारे पास आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
सेकंड आता है ब्रीडिंग प्रोग्राम, सी आता है सप्लीमेंटिंग फूड एंड डी आता है एक्स सीटू कन्वर्जेशन। अभी देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तो मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, तो उसमें पोलन टैबलेट का कोई रोल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में एनिमल्स या प्लांट की जो ब्रीडिंग करवाई जाती है आर्टिफिशियल, उसमें भी पोलन टैबलेट्स का कोई रोल नहीं है। सी में है सप्लीमेंटिंग फूड, नाउ दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन जिसमें पोलन टैबलेट्स को यूज किया जाता है बिकॉज दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस, तो फूड सप्लीमेंट के तौर पे इनको सेल आउट किया जाता है। XC2 कंजर्वेशन में पोलन टैबलेट्स का अगेन कोई रोल नहीं होता, तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है बेटा, फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू व्हाट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में लिखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर एक ओव्यूल का डायग्राम देखो तो उसमें बेटा आप लोगों के पास सपोज ये जो बड़ा सा सेल है ये एग है, और एग के अराउंड जो सेल्स होते हैं उनको साइनर्जिड सेल बोला जाता है। ये आपका सेंट्रल न्यूक्लियाई है एंड ये आप लोगों के पास आते हैं एंटीपोडल सेल। तो साइनर्जिड सेल के बेसल पार्ट की तरफ वी हैव द हेयरी प्रोजेक्शन एंड दीज हेयरी प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड द फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर। अब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बेटा, इनका मेन काम क्या रहता है? इनका मेन काम रहता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं जब वो एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर, ताकि उसके अंदर जो मेल गैमीट हैं वो जाके फीमेल गैमीट यानी कि एग से फ्यूज कर सके। तो इसका मेन काम रहता है गाइड करने का। किसको गाइड करना है? पोलन ट्यूब को। पॉइंट इज क्लियर। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉग्नाइज द suitable pollen at the stigma. Now that is not the function of the filiform apparatus. Stimulate the division of the generative cell. ये भी आप लोगों के पास गलत है, it is not the function of the filiform apparatus. Produce the nectar. Nectar तो definitely flower में produce होगा. Guide the entry of the pollen tube into the ovule. Now that is the exact function of the filiform apparatus which are present in the synergid cell. क्लियर, दैट इज इन केस ऑफ ओव्यूल। तो 12th नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट इज द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है बेटा, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे तो यहाँ पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और जैसे कि पोलन ग्रेन्स वगैरह। और मेगास्पोरोजेनेसिस में डेफिनेटली देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट्स, ठीक है, जैसे ओवम बनता है ना प्रॉपर एम्ब्रियो सैक। तो अब माइक्रो और मेगा में अगर हम मेन डिफरेंस देखें तो पहला लिखा है अक्कर इन एंथर, दोनों देखो एंथर में नहीं हो सकते, माइक्रो होगा मेगा नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है दे फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन। अब विदाउट फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, जब तक डिवीजन नहीं होगा तब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे। सी ऑप्शन है इन्वॉल्व द मेयोसिस। नाउ दैट इज करेक्ट, जो आप अप्लाई कर सकते हो बेटा दोनों प्रोसेसेस में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करो चाहे मेगा करो, दोनों में मेयोसिस करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्टिंग गैमीट हमें कैसे बनाने हैं? हैप्लॉइड बनाने हैं। क्लियर। डी ऑप्शन आपके पास है अकर इन ओव्यूल। अब दोनों प्रोसेस तो ओव्यूल में नहीं हो सकते ना, because micro is for the male gamete formation, mega is for the female gamete formation. तो 13 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पोलन्स को स्टोर किया जाता है बेटा एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आप पोलन ग्रेन को काफी लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो फॉर द फर्दर पर्पस। तो इसमें जो टेम्परेचर एग्जैक्ट हमारे पास है वो है माइनस में, लो टेम्परेचर पे, काफ़ी लो टेम्परेचर पे उनको स्टोर किया जाता है, सो दे कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम बिना डिग्रेडेशन के। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमारे पास है -196 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। 196 डिग्री लोगे तो वो तो बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी बेटा डिग्रेड कर देगा। 10 डिग्री इज नॉट सफिशिएंट टू रिटेन द पोलन ग्रेन वाइबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 0 डिग्री भी इनफ नहीं है, इट इज़ अ वेरी लो टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो 14 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है इन द गिवन डायग्राम ऑफ द पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या है बेटा? पिस्टिल हमारे पास होता है फीमेल पार्ट, इट इज़ अ फीमेल पार्ट और द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ द फ्लावर। तो इन विच पार्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस?
देखो फर्टिलाइजेशन कौन से पार्ट में होगी वो आपने बताना है। तो सी पार्ट जो है वो है ओवरी, बी पार्ट हमारे पास आता है बेटा स्टाइल, और ए पार्ट को नाम दिया जाता है स्टिग्मा, और डी आता है थैलेमस, ठीक है, जिसके ऊपर ओवरी पड़ी है। अभी फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है ओवरी के अंदर, दैट इज अ सी पार्ट। सी पार्ट है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि बेटा ओव्यूल जो है वो डेफिनेटली ओवरी के अंदर है। तो पोलन ट्यूब स्टाइल को क्रॉस करते हुए रीच करती है अप टू द ओवरी, जहां पर होगा फर्टिलाइजेशन। तो 15th में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन, विच इंक्लूड द ओवरी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द पिस्टल इन द डायग्राम। अब देखो, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो और यहाँ पर पिस्टल के बारे में पूछा है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्लांट के केस में, तो यहाँ पर बेटा आपको फ्यूजन नजर आएगा। अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये जो है दिस इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ द स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है यहाँ पर फीमेल पार्ट जो है, मतलब जो पिस्टल पार्ट है वो फ्यूज्ड नजर आ रहा है, इट इज नॉट फ्री, इट इज फ्यूज्ड, क्लियर। और बहुत सारे बने हैं यहाँ पर, तो इसको मल्टी कार्पिलरी बोला जाता है। अब देखो, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस नहीं बोल सकते क्योंकि फ्यूज्ड है, फ्री नहीं है हमारे पास। मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस जरूर बोल सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली बेटा फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो ये करेक्ट है। मल्टी कार्पिलरी पिस्टिलेट अकेला नहीं बोल सकते क्योंकि फ्यूज्ड है, तो सिन कार्पस जरूरी है। मोनो कार्पिलरी एपोकार्पस, मोनो नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज मल्टी, तो ये भी ऑप्शन निकल गया। तो 16 में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। मल्टी कार्पिलरी भी है और सिन कार्पस भी है क्योंकि फ्यूजन है बेटा यहाँ पे पिस्टल्स में। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टॉक विच ज्वाइन द ओव्यूल एंड द प्लेसेंटा इज। ओव्यूल और प्लेसेंटा को ज्वाइन करने वाले स्टॉक को क्या बोला जाता है? तो मान के चलो कि अगर ये हमारे पास ओवरी है, सो दिस पार्ट इज बेसिकली नोन एज द प्लेसेंटा, जहां पर ओव्यूल जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो ओव्यूल को कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ वेरी स्मॉल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल। हाइलम आप उसको नहीं बोल सकते हो बिकॉज हाइलम जो है वो डिप्रेस पार्ट होता है। चलाजल एंड जो है वो ऑपोजिट वाला होगा। माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पोलन ट्यूब एंटर होगी। तो स्टॉक को बेसिकली बेटा फ्यूनिकल बोला जाता है। तो 17 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। आप ओव्यूल को किसके बराबर मान सकते हो टेक्निकल टर्म में अगर देखा जाए? फर्स्ट ऑप्शन है बेटा मेगास्पोरेंजियम। पहली बात तो ओव्यूल फीमेल पार्ट है, तो मेगास्पोरोफिल नहीं हम बोल सकते बिकॉज उसके अंदर ओव्यूल होता है। मेगास्पोर मदर सेल हम ओव्यूल को नहीं बोल सकते। मेगास्पोर भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो फाइनल गैमीट नहीं है। सो इट इज द मेगास्पोरेंजियम जिसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा फीमेल गैमीट विच इज बेसिकली द मेगास्पोर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 आता है बेटा, चलाजल पोल इज प्रेजेंट। अब चलाजल पोल के बारे में हमने बताना है। तो जैसे ओव्यूल का अगर मैं डायग्राम आपको बना के बताऊं तो कंसीडर करो कि दिस इज द डायग्राम ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। एक हम ओव्यूल का यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास ओव्यूल का डायग्राम है। तो ये वाला पार्ट तो चलो फ्यूनिकल पार्ट हो गया जिससे वो कनेक्टेड रहेगा। दिस पोर्शन इज कॉल्ड चलाजल एंड, और ये बेसिकली माइक्रोपाइल है जहाँ से ट्यूब एंटर करती है। तो चलाजल एंड जो है वो हमेशा ऑपोजिट होता है टू द माइक्रोपाइल, क्लियर। इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल, नॉट एट द ओरिजिन ऑफ द इंटेग्यूमेंट्स, नॉट ऑपोजिट टू द न्यूसेलस, नियर द एम्ब्रियो सैक तो पॉसिबल नहीं है। इट इज एक्चुअली ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आता है बेटा, मास ऑफ सेल एनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट। मास ऑफ सेल जो इंटेग्यूमेंट से कवर्ड होता है, जैसे कि सेम डायग्राम हम बना लेते हैं। ये सपोज करो ओव्यूल है, दिस इज द इंटेग्यूमेंट आउटर एंड इनर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मास ऑफ सेल नजर आता है। तो दिस मास ऑफ सेल इज बेसिकली कॉल्ड न्यूसेलस, जो कि
कवर करता है ओव्यूल को. सो दिस मास ऑफ सेल इज बेसिकली कॉल्ड न्यूसेलस, जिसका मेन काम बाद में न्यूट्रिशन का रह जाता है. तो 20th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. एम्ब्रियो आप उसको नहीं बोल सकते बिकॉज एम्ब्रियो इज नॉट द मास ऑफ सेल. ओवा इज नॉट अ मास ऑफ सेल. पोलन इज ऑब्वियसली द मेल पार्ट. तो मास ऑफ सेल पूछा है बेटा, तो 20th में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए ऑप्शन. देन 21 हमारे पास है एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड. एम्ब्रियो सैक को क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो सैक को बेसिकली बोला जाता है फीमेल गैमीटोफाइट, बिकॉज बेटा एम्ब्रियो सैक है, फीमेल पार्ट है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा फीमेल गैमीट. सो इट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज फीमेल गैमीटोफाइट. इट इज नॉट द फीमेल गैमीट. फीमेल गैमीट होगा एग. साइनर्जिड होते हैं सेल जो ओव्यूल के अंदर हैं. एग नहीं आप इसको बोल सकते क्योंकि एग आपका फीमेल गैमीट है. तो बच्चा आपके पास फीमेल गैमीटोफाइट फॉर क्वेश्चन नंबर 21. तो 21 में एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या होता है? फीमेल गैमीटोफाइट. तो करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन. 22nd में है बेटा, इन एम्ब्रियो सैक द नंबर ऑफ द साइनर्जिड, एग सेल, सेंट्रल सेल एंड द एंटीपोडल सेल फॉलो विच ऑर्डर. तो इसके लिए पहले एक बार ओव्यूल का डायग्राम चेक कर लेते हैं. ये जो है सिंगल, ये आप लोगों के पास मान के चलो एक्स सेल है. एक्स सेल के साइड पे जो हमने ये 2 सेल बना दिए, इनको सपोज हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं साइनर्जिड सेल. ठीक है. फिर ये है न्यूक्लिएटेड सेल. नाउ दिस इज द सेंट्रल सेल विच एक्चुअली डिप्लॉयड. और 3 यहाँ पर बेटा एंटीपोडल सेल हैं, इनको हम लिख लेते हैं एंटीपोडल सेल एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सेल. तो अगर हम यहाँ पर देखो बात करें साइनर्जिड, तो साइनर्जिड का नंबर है बेटा 2. ठीक है. एक्स सेल की बात करूँ तो नंबर है 1. सेंट्रल सेल का नंबर भी 1 और एंटीपोडल सेल का नंबर कितना है? 3. तो अगर आप इनका ऑर्डर अपने ऑप्शंस में चेक करो तो साइनर्जिड 2, एक्स सेल 1, सेंट्रल सेल 1, एंटीपोडल 3. तो करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने. 22nd में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. 23rd इसमें आता है सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड. सिंगल मेगास्पोरिक डेवलपमेंट को एक और नाम दिया जाता है फ्लावरिंग प्लांट के केस में. इट इज नोन एज द मोनोस्पोरिक. सिंगल स्पोरिक नहीं बोल सकते बेटा, यूनी भी नहीं बोला जाता. इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक क्योंकि सिंगल एक ही बनता है ना लास्ट में जाके फंक्शनल. ठीक है. तो 23rd का करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन. 24 क्वेश्चन हमारे पास है एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज आपने बताना है. तो क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज हमारे पास ये है कि इसमें मोस्टली जो फ्लावर है हमारे पास एक तरीके के क्लोज फ्लावर हैं, तो हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये इसका एडवांटेज नहीं है. मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग आपके पास नहीं आएगा. थर्ड ऑप्शन है नो डिपेंडेंस ऑन द पॉलिनेटर. नाउ दैट इज द एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगैमी कि इसमें हमें पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनेटर बिकॉज देयर कैन बी द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विद इन द सेम प्लांट. तो 24 में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. कि क्लिस्टोगैमी के केस में वी डू नॉट रिक्वायर द पॉलिनेटर्स. देन क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आता है द मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी इन द फ्लावरिंग प्लांट इज और आर. पॉलिनेटिंग एजेंसी की बात करी जा रही है जिसके थ्रू बेटा पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और लाइक वन फ्लावर टू अनदर. और एबायोटिक पूछा है. एबायोटिक का मतलब है कि वी डू नॉट टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर हमें एबायोटिक फैक्टर्स की बात करी जाती है जैसे कि पानी, हवा, लाइट एक्सेट्रा. तो उसमें मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंसी आपने बतानी है जो कि पॉलिनेशन का काम करेगा फ्लावरिंग प्लांट्स में. तो इसमें जो मोस्ट कॉमन आप लोगों के पास आता है बेटा वो विंड आता है. ऑल्दो वाटर भी आपके पास एक पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है बट विंड इज मोस्ट कॉमन इन टर्म्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर. पॉइंट इज क्लियर. और इसको हम नाम देते हैं एंटमोफिली. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the one plant to another with the help of the wind which is basically an abiotic factor. तो 25th में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड पॉलिनेटेड पोलन, जो पोलन ग्रेन विंड के थ्रू बेटा ट्रांसफर होंगे तो उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो बाकियों में आपको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो ऑप्शन में लिखा है नॉन स्टिकी, देन उसके बाद हमारे पास आता है लाइट वेट एंड देन लार्ज नंबर। अब ये तीनों फीचर उनमें होना बहुत ज़रूरी है। देखो नॉन स्टिकी होंगे तो चिपकेंगे नहीं, तो हवा से दूर दूर तक का डिस्टेंस भी वो कवर कर सकते हैं। लाइट वेट है तो जितना लाइट वेट होंगे उतना लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे। लार्ज नंबर में डेफिनेटली प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि विंड के थ्रू उन्होंने ट्रांसफर होना है, तो इसीलिए दे मस्ट बी प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज नंबर। तो ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है बेटा, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन कौन से प्लांट में कॉमन है? 4 एग्जांपल्स हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास लिली, ठीक है, उसमें विंड पॉलिनेशन नहीं होता। बी आपके पास है ग्रासेस, जिसमें विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। ऑर्किड्स में भी नहीं होता, लेग्यूम के केस में भी नहीं होता। तो विंड पॉलिनेशन इज वेरी मच कॉमन इन केस ऑफ ग्रासेस। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। 28 आप लोगों के पास आता है बेटा, लॉन्ग सिल्की हेयर्स ऑन द कॉब ऑफ मेज। मेज देखा है, उसका कॉब देखा है, ठीक है, मक्की का, तो उसमें वो लॉन्ग सिल्की हेयर्स नजर आते हैं ना गोल्डन कलर्स के। तो वो बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, वो एंथर है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है बोथ बी एंड सी। तो 28 में जो बेसिकली आप लोगों के पास वो लॉन्ग सिल्की हेयर्स आपको नजर आते हैं कॉब ऑफ मेज, वो बेटा स्टाइल और स्टिग्मा दोनों है। बेसिकली दे रिप्रेजेंट द स्टाइल एज वेल एज स्टिग्मा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा 28 में डी ऑप्शन। 29 हमारे पास है पॉलिनेशन इन द वाटर हाइसिंथ एंड द वाटर लिली। अब देखो वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, तो डेफिनेटली बेटा ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में है, ठीक है। तो दिमाग में यही आता है कि अगर ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो फिर इनके केस में जो पॉलिनेशन होगा वो वाटर के थ्रू होगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स हैं, जो लीफी पार्ट इट इज अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इनमें जो पॉलिनेशन होगा वो आइदर या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या विंड के थ्रू होगा, इट इज़ नॉट थ्रू द वाटर। द पॉइंट शुड बी क्लियर। तो वाटर गलत है, बर्ड्स गलत है, बैट्स गलत है। द करेक्ट आंसर इज आइदर द इंसेक्ट और द विंड। तो 29 में करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास बी ऑप्शन। 38th क्वेश्चन आता है, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। अभी बेटा ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी बेसिकली आप लोगों के पास किसमें नहीं होते हैं, काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन किसमें नहीं होते हैं? तो एक आप ये देखो कि पपाया जो है, जो पपाया है वो बेसिकली आप लोगों के पास आता है डायोशियस कंडीशन में, मतलब जिसमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग हैं, तो डेफिनेटली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस नील हो जाते हैं। कुकुम्बर जो है वो मोनोइशियस है आपके पास, कैस्टर मोनोइशियस है, मेज मोनोइशियस है, तो यहाँ पर ऑटोगैमी गिटोनोगैमी इज वेरी कॉमन बट नॉट इन केस ऑफ पपाया। तो 30th में जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 आता है बेटा, गिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स व्हाट, और इसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख सकते हो आप जैसे। तो इसमें सबसे पहले है कि इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा फ्लावर का बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन का ट्रांसफर होगा बट विद इन द सेम प्लांट। ये याद रखना आपने, प्लांट डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर प्लांट सेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द गिटोनोगैमी, क्योंकि बेटा बी ऑप्शन में लिखा है फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में पॉसिबल नहीं है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, अनदर प्लांट में नहीं होता, सेम प्लांट में होता है। और डिस्टेंट पॉपुलेशन भी नहीं पॉसिबल है। तो गिटोनोगैमी का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, जिसमें एक ही प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दैट इज कॉल्ड गिटोनोगैमी। 32 हमारे पास है, फाइंड आउट द ए बी सी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो।
अब देखो ए जो है वो हैप्लॉइड है, बी हैप्लॉइड है, सी बेटा डिप्लॉइड है, तो यानी कि ए और बी दोनों गैमीट हैं। कोई भी मान के चलो, मान लो आप ये मेल गैमीट है या आपके पास फीमेल गैमीट है, और जो सी बना वो जाइगोट है डिप्लॉइड, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि ये डिप्लॉइड है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ए के सामने लिखा है एम्ब्रियो, तो ये तो बेटा गलत हो गया। बी ऑप्शन में ए में लिखा है मेल गैमीट, बी में लिखा है फीमेल गैमीट, और सी में लिखा है एम्ब्रियो, जो कि करेक्ट है आपके पास। सी ऑप्शन में ए में फीमेल, बी को इन्होंने एम्ब्रियो लिख दिया, जो अगेन गलत है बिकॉज एम्ब्रियो इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो सी भी गलत हो गया, डी भी आपके पास डेफिनेटली बेटा गलत हो गया। तो 32 में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो गैमीट हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट यानी कि जो एम्ब्रियो है वो हमेशा बेटा डिप्लॉइड होता है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। 33rd नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मैनी नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। अब आप ये देखो कितने न्यूक्लियाई बेटा फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट के केस में। तो प्लांट के केस में अगर मैं देखो न्यूक्लियाई की बात करूंगी तो बेसिकली आप लोगों के पास जो न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में करते हैं जिसको कि हम सिनगैमी बोलते हैं, जिसमें कि हम फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो का। तो उस केस में जाइगोट डिप्लॉइड है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे? दो ही तो होंगे। वन इज कमिंग फ्रॉम द मेल गैमीट, अनदर इज कमिंग फ्रॉम द फीमेल गैमीट, सो इट विल बी 1 + 1। इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बी ऑप्शन है बेटा फॉर द क्वेश्चन नंबर 33rd। 34th हमारे पास है, जनरली द पोलन ट्यूब्स एंटर थ्रू। मोस्ट ऑफ द केसेस में पोलन ट्यूब बेटा कहाँ से एंटर करती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में पोलन ट्यूब एंटर करती है फ्रॉम द माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन से पोलन ट्यूब एंटर करेगा एंड इट इज द मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 34, दैट विल बी द ए ऑप्शन। एंटीपोडल रीजन से नहीं है, चलाजा लैंड से करता जरूर है, बट जनरली बताना है हमने मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन। 35th आता है बेटा, द नंबर ऑफ द फीमेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन बोला ना, तो प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। एक बारी तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, और दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल जो है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनाता है जो कि एंडोस्पर्म बनता है। तो नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई आपने बताने हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व है। तो हाउ मैनी नंबर ऑफ द फीमेल न्यूक्लियाई विच आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन? एक तो ये 2n कंडीशन है, ये भी तो फीमेल न्यूक्लियाई हो गए ना क्योंकि है तो फीमेल का पार्ट, तो ये 2 न्यूक्लियाई हो गए, और एक जो ऊपर आपके पास है हैप्लॉइड, तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए? 3 न्यूक्लियाई, 3 फीमेल न्यूक्लियाई विच आर इन्वॉल्व इन द डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो 35th में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है बेटा कि आपके पास एक स्टेम है जिसमें डिप्लॉइड नंबर दिया है 2n = 10। फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म। अब देखो एंडोस्पर्म की अगर मैं कंडीशन देखूं तो ये बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, तो इसकी कंडीशन है 3n, ट्रिप्लॉइड कंडीशन। अब आपको पता है 2n = 10 है तो n = 5 हो जाएगा, है ना? तो 3n कंडीशन है बेटा, तो 3n में ऑब्वियसली इट विल बिकम 15। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एग सेल। अब एग जो है वो हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कंडीशन में अगर देखो 10 पेयर होंगे तो हैप्लॉइड में हाफ हो जाएंगे, तो इट बिकम 5। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का नेचर होता है डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड है तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द टोटल 10, so it is 15, 5 and 10. That is the exact combination for the question number 36. और ये combination किस में है? आपके C ऑप्शन में, 15 एंडोस्पर्म में, 5 एग में और 10 पोलर न्यूक्लियाई में। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया 36 का सही ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज C।
37 आपके पास है बेटा, एंडोस्पर्म में 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंडोस्पर्म में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 36, और आपको पता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड कंडीशन में है। देन फाइंड आउट द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, तो हमने मेल गैमीट और एक हमने फीमेल गैमीट के केस में बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं। तो देख लो वहां पर ट्रिप्लॉइड है बेटा, 3n कंडीशन है ना। तो जब ये 3n कंडीशन आपके पास है तो ऑब्वियसली 3n में 36, अगर आप यहाँ पर 2n और n निकालो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 12, 12 आ जाएगा आपके पास। 36 डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो 12 आ जाएगा ना आपके पास, तो मतलब n इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू 12 का मतलब मेल गैमीट में भी 12, फीमेल गैमीट में भी 12, दोनों में हो गए 12-12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिप्लॉइड कंडीशन थी और इनमें हैप्लॉइड कंडीशन है, दीज आर हैप्लॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास डी ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 आता है बेटा पीसी पैक, विच इज बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म हमारे पास कब बनेगा, जब एक हैप्लॉइड मेल गैमीट, सो वन हैप्लॉइड मेल गैमीट हमारा फ्यूज करेगा विद द सेंट्रल डिप्लॉइड सेल। सेंट्रल जो डिप्लॉइड सेल है उसके साथ जब ये फ्यूज करेगा तो कंडीशन हमारे पास है बेटा 3n कंडीशन। नाउ दिस 3n कंडीशन एक्चुअली फॉर्म द एंडोस्पर्म, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 3n बेसिकली द एंडोस्पर्म कंडीशन। अब क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, 2 तो देखो सेंट्रल सेल के हो गए और एक बेटा मेल गैमीट का हो गया, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। तो पैक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कब बनता है, आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन। जब ट्रिपल फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन, जो बिल्कुल क्लियर है। बिफोर ट्रिपल फ्यूजन तो बेटा पॉसिबल नहीं है, जब तक फ्यूजन नहीं होगा तब तक एंडोस्पर्म नहीं बन सकता। सिन गैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज होके जाइगोट का बनाना, अब उस टाइम पे ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती है। ऑलवेज परसिस्टेड, ये भी गलत है। तो 38 में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना ए ऑप्शन। 39 आता है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। अब देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जो अपने जर्मिनेशन या डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे एंडोस्पर्म को कंज्यूम करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ सीड ऐसे हैं जो एंडोस्पर्म को बेटा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनमें एंडोस्पर्म बचता नहीं है, कुछ में वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, तो इसका आंसर आप लोगों के पास आता है पी, that is the pea plant in which the endosperm is consumed by the developing embryo. 48th है आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बोलते एंडोस्पर्मोजेनेसिस, मतलब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर, बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द जाइगोट, वो भी फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है सी, जिसमें आते हैं बोथ ए एंड बी। 41 हमारे पास है कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट। पहली बात तो देखो जो कोकोनट वाटर है बेटा वो कब बनता है, ड्यू टू द रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, एंड दिस टाइप ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है बार बार, बट दैट इज नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सो वी कैन से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो बनता है वो एंडोस्पर्म है, जो कि लिक्विड नेचर का है, तो उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोकोनट वाटर इन केस ऑफ कोकोनट।
तो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है इमेच्योर एम्ब्रियो, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है बेटा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। सी ऑप्शन है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, विच इज नॉट करेक्ट। डीजेनरेटेड न्यूसैलस नहीं है, वो एंडोस्पर्म है, बट इट इज लिक्विड इन नेचर बिकॉज यहाँ पर होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, विच इज नॉट फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो इट इज हैविंग द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द बी ऑप्शन। 42 में बेटा आप लोगों के पास डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको दी हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में, डाइकॉट के स्टेज में। तो इसमें हम लोगों ने स्टेजेस को यहाँ पर डिफाइन करना है। देखो ए को देखो तो ए में आपको 2 सेल नजर आ रहे हैं, तो इतना तो क्लियर है, आप इस स्टेज को 2 सेल स्टेज बोलोगे। इज इट क्लियर? बी को अगर आप देखो तो बी में देखो ये नीचे वाला पार्ट आपको राउंड सा नजर आ रहा है, ग्लोब्यूलर, तो इस स्टेज को बेटा ग्लोब्यूलर स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्लोब्यूलर स्टेज। सी को देखोगे तो ये नीचे वाले पार्ट को देखो, थोड़ा हार्ट शेप आपको नजर आता है ना देखने में, सो दिस इज कॉल्ड हार्ट शेप एम्ब्रियो। और डी जो आपके पास है वो मैच्योर एम्ब्रियो है, क्योंकि उसमें कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 कॉटिलिडन्स भी बन जाते हैं आपके पास, सो इट इज बेसिकली अ मैच्योर स्टेज। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर चेक करो ऑप्शंस में। पहले तो आपको दिया है 2 सेल स्टेज, बी आपके पास है ग्लोब्यूलर, तो वो हमें सिर्फ मिला ऑप्शन सी में, बी ग्लोब्यूलर, सी हार्ट शेप, डी इज द मैच्योर एम्ब्रियो। तो 42 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन। बाकी में अगर आप देखो तो लेबलिंग आपको गलत दिया इसमें। 43rd में हमारे पास है बेटा मोस्ट ओल्डेस्ट वाइबल सीड इज ऑफ, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी के इस चैप्टर के लास्ट पेज में इसका आंसर भी आपको गिवन है। इसका करेक्ट ऑप्शन आता है बेटा ल्यूपाइन, जिसके सीड सबसे पुराने हैं, स्टिल वायबल हैं। तो 43rd में करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, दैट इज ल्यूपाइन। 44 हमारे पास है नंबर ऑफ द सीड्स आर इक्वल टू। अब प्लांट बनता है ना, जैसे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बनाते हो, तो बेसिकली जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो जो ओवरी है वो बेटा आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ सीड आप किसके इक्वल मानते हो? द नंबर ऑफ द सीड्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। किसके इक्वल माने जाते हैं? इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। तो 44 में जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है बेटा एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन द सिट्रस। सिट्रस फ्रूट में जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनता है, जिसमें कि बहुत सारे सीड्स का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ द फिनोमिना जो हमें सिट्रस में देखने को मिलता है। वो किससे बनता है? साइनर्जिड सेल से बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साइनर्जिड सेल हैप्लॉइड है बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेगा? बिल्कुल सही, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डिप्लॉइड है, इट गिव राइज टू द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। एंटीपोडल सेल अगेन हैप्लॉइड है, दे कैन नॉट गिव राइज टू द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। हैप्लॉइड एग सेल भी नहीं बना सकता। तो 45th में जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, कि जो सिट्रस में आप एपोमिक्टिक एम्ब्रियो देखते हो विच इज कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ द सीड्स दैट आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द स्पोरोजिनस टिश्यू इन द ओव्यूल विच इज डिप्लॉइड इन नेचर। तो 45th में करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बना? बी ऑप्शन। Clear? So that's all for this lecture. This lecture include all the previous year and the other practice question of the sexual reproduction in the flowering plant. So this will be helpful for the NEET and the competitive exams preparation. I hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.